Hello, I am DP Tiwari. Today I am going to discuss on an important topic of business environment, that is impact of government policy changes on business with a special reference to liberalization, privatization and globalization in India. So, before we'll proceed on to the points regarding impact of government policy changes in business and industry, let us first see what actually mean by the liberalization, privatization and globalization. So, the new economic policy 1991 came into existence as the year suggested here. 1991 में ये एग्जिस्टेंस में आया और अगर हम प्री 1991 की बात करें तो देश की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि the government of India was unable to fulfill the international commitment. हमारे विदेशी मुद्रा भंडार नीचे स्तर पर आ गया था, हमें विदेशों से लोन नहीं मिल रहे थे। ऐसे केस में स्थिति इतनी बुरी हो गई कि अपने गवर्नमेंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 20 टन सोना गिरवी के तौर पे रखना पड़ा। दैट इज गिरवी नहीं कह सकते, लीज के तौर पे रखना पड़ा। बट इसके अलावे इंडियन गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह परमिशन देना पड़ा कि ये 47 टन सोना फ्लेज के तौर पे यहां पे लेकिन गिरवी रखना पड़ा। कहां? बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। ये हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही बुरा दौर था और ये 47 टन सोना आप समझते हैं कि 10 क्विंटल्स इज इक्वल टू 1 टन। दैट इज 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। क्यों? क्योंकि $600 मिलियन का लोन लेना था। $600 मिलियन मतलब 60 करोड़ डॉलर। तो इतनी बुरा दौर था अपने कंट्री के लिए। तो हम लोग पहले जाने ये लिबरलाइजेशन क्या है और फिर ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है। तो हम लोग देखें पहले लिबरलाइजेशन को हम हिंदी में इसको उदारीकरण भी कहते हैं। तो लिबरलाइजेशन का एक शॉर्ट मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है जो कि याद करना आसान है। ये क्या है? लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, दैट इज डी लाइसेंसिंग, लाइसेंस को खत्म करना। That is giving more freedom to trade and industry. अब इसका जो NCERT में दिया है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन था तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आप उसको पढ़ लेंगे। उसमें NCERT में क्या कहता है? The economic reforms that were introduced were aimed at liberalizing the Indian business and industry from all necessary controls and restrictions. यानी कि आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से मुक्त करना था। यह लाइसेंस परमिट राज का
समाप्ति का संकेत था, यानी कि डी लाइसेंसिंग करना था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्राइवेटाइजेशन। आपने प्राइवेटाइजेशन टर्म्स पहले भी सुना होगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। आप कई बार अखबारों वगैरह में देखते होंगे कि कभी रेलवे का, चाहे कभी और ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइवेटाइजेशन की बात चलती है। तो ये प्राइवेटाइजेशन क्या है, हम लोग इसको देखें तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है, दैट इज निजीकरण का मतलब होता है, इट रेफर्स टू सच एन इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू विच सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर ब्रॉट आइदर पार्शियली, दैट इज आंशिक रूप से, और कंप्लीटली अंडर प्राइवेट ऑनरशिप। यह एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उसको या तो आंशिक रूप से या तो पूरी तरह से प्राइवेट हाथों को सौंपना है, यानी कि प्राइवेट स्वामित्व के अंदर उसको लाना है। तो हम देखें जो इसका एनसीईआरटी बुक में दिया है वो है द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स aimed at giving greater role to the private sector in the nation building process and a reduced role to the public sector। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा रोल किसको देता है? प्राइवेट सेक्टर को, एंड रिड्यूस्ड रोल किसको देता है? पब्लिक सेक्टर को, इज नॉन एज प्राइवेटाइजेशन। तो ये निजीकरण इसका मतलब हुआ। तो निजीकरण का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसको या तो पार्शियली या कंप्लीटली प्राइवेट ऑनरशिप के अंडर लाना है। नाउ लेट अस कम टू द ग्लोबलाइजेशन। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को ऐसे हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का भी यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट इसका डेफिनेशन यहाँ पर किया हुआ है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू integrating the economy with the rest of the world। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने कंट्री का इकोनॉमी को बाहरी जो वर्ल्ड है उसके साथ सम्मिलित करना, उसके साथ शामिल करना, उसके साथ इंटीग्रेट करना, उसके साथ जोड़ना। तो जो एनसीईआरटी बुक में जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब दिया है हम उसे भी देख लें। ग्लोबलाइजेशन मीन्स the integration of the various economies of the world leading towards the emergence of a cohesive global economy। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ विभिन्न विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना, जिससे कि एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय होना है। यानी कि ये पूरे वर्ल्ड को एक इकोनॉमी के तौर पे देखना चाहता है, जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, जो वैश्वीकरण का मतलब है। और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नो डाउट ये एक अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है कि अगर ऐसा हो सके तो। नाउ लेट अस कम टू द इम्पैक्ट ऑफ government policy changes on business with special reference to liberalization, privatization and globalization। हमने देख लिया लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, जो कि मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है, आप थोड़ा सा और स्टडी कर लें। अब इसका जो अलग अलग पॉइंट्स है, यानी कि जो 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके चलते गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या चेंजेस आए, मतलब बिजनेस में इसमें क्या फर्क पड़ा, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ। तो हम लोग देखें जो पहला पॉइंट है इसका, यह इंक्रीजिंग कंपटीशन। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि सब
जैसे दौड़ में लोग भाग लेता है तो लोग क्या सोचता है कि हम कैसे आगे बढ़ें, तो वही बात यहाँ पर है, देयर इज एन इंक्रीजिंग कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता में वृद्धि होना। यहाँ पर मैंने पूरा एनसीईआरटी से इसको लिया है, दैट इज इंक्रीजिंग कंपटीशन का क्या दिया है, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द रूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ द फॉरेन फर्म्स, competition for Indian firms has increased, especially in service industries like telecommunication, airlines, banking, insurance, etc., which were earlier in the public sector. कहता है ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के नियमों में जो चेंजेस आया, जो डी लाइसेंसिंग किया गया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी, यानी कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में चेंजेस आया, एंड जो फॉरेन फर्म्स को, फॉरेन कंपनीज को जो एंट्री मिला, इसके चलते क्या हुआ, जो इंडियन फर्म्स थे उसमें भी उसमें एक कंपटीशन में फेस करना पड़ा, वो इंक्रीज हुआ। खास करके टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपने देखा होगा, पहले टेलीकम्युनिकेशन BSNL वगैरह पे डिपेंडेंट था, लेकिन आज कितना कुछ हो गया, बदलाव आ गया है। अभी तो जियो ने इसमें एक मेटामॉर्फिक चेंजेस ले आए हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, पहले एयरलाइंस में इंडियन एयरलाइंस पे ही डिपेंडेंट था, लेकिन अभी तो आप इसका भी प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। बैंकिंग को भी प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया गया है। इंश्योरेंस, तो इस तरह से इन सब चीज़ों में, खास करके सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा। तो ये जो न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी आया, यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, जो लिबरलाइजेशन हुआ, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिसके चलते देयर इज एन इंक्रीजिंग कंपटीशन नॉट ओनली इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बट ऑल्सो इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ लेट अस कम टू अनदर पॉइंट, that is more demanding customers. Now when we talk about the more demanding customers, आजकल जो कस्टमर से ज़्यादा डिमांडिंग हो गए, ज़्यादा अपेक्षा रखने वाले हो गए, वो अपने मांगों के प्रति ज़्यादा सतर्क हो गया है, ज़्यादा दावेदारी प्रस्तुत करता है। क्यों और कैसे? तो हम देखें, यहाँ पे देखें कि कस्टमर्स को दिखा रहा है कि वो ज़्यादा अब डिमांडिंग हो गया है। कैसे? कस्टमर्स टुडे हैव बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। ये ज़्यादा डिमांडिंग क्यों हो गया? आजकल कस्टमर्स ज़्यादा डिमांडिंग क्यों हो गया? क्योंकि जब वो कोई चीज़ को खरीदने जाता है तो उसको पूरी जानकारी होता है, पहले से पूरी जानकारी होती है, समुचित जानकारी होता है। कई बार हमें अगर प्रॉपर जानकारी नहीं हो, जानकारी का अभाव हो, तो फिर हम सेलर से उतना सवाल जवाब नहीं कर पाते। तो अभी वेल इन्फॉर्म्ड हो गया है, जिसके लिए ज़्यादा डिमांडिंग होता है। इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट गिव्स द कस्टमर वाइडर चॉइस इन परचेजिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मार्केट में क्या है, विकल्प मौजूद है, दैट इज ए वाइडर चॉइस। आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओ तो मार्केट में बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, ये नहीं तो वो लेंगे, आप कंपैरिजन करते हैं फिर लेते हैं, जिससे एक बेहतर क्वालिटी मिलता है, कस्टमर्स के पास अवेलेबल होता है कि खरीद सके। और ये कैसे पॉसिबल हुआ है? इंक्रीज्ड कंपटीशन हुआ है, जिसके चलते लोगों को एक ज़्यादा वाइडर चॉइस होता है और कस्टमर्स भी ज़्यादा डिमांडिंग हो गया कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट में कम कीमत में मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। सो दैट हैज़ बीन गुड ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर्स, दैट हैज़ हैपेंड। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल नहीं लिखा है क्योंकि इमेज है तो इसमें नहीं लिखा है। नाउ यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है इसमें तेजी से परिवर्तन होना। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे, पॉइंट में मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। हमें पता है कि इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग क्वाइट इंस्टेंटली, और उसमें भी जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो चेंजेज आता है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेज
देखने को मिलता है। तो कहता है इंक्रीज्ड कंपटीशन फोर्सेज द फर्म्स टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। जो कंपटीशन में जो इंक्रीज हुआ है, जो वृद्धि हुआ है, फर्मों को बाजार में टिके रहने एवं बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए, नए नए तरीकों को इजाद करने के लिए बाध्य करता है। यानी कि आइदर यू डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव इन द मार्केट, चेंज योरसेल्फ, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। इसी का आगे बढ़ाते हुए यहां पर है कि न्यू टेक्नोलॉजीज मेक इट पॉसिबल टू इंप्रूव मशीन, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये जो नई तकनीक के कारण मशीन में या प्रक्रिया में, प्रोसेस में, प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में सुधार करना संभव हुआ है। पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि हर चीज़ में ये हमें देखने को मिलता है। द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट्स टफ चैलेंजेस बिफोर स्मॉलर फर्म्स। हालांकि छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक कठिन चुनौती पेश करता है, वो कई बार सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के पास तो ये पॉसिबल है कि दे कैन मेक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, technological advancement as and when needed, but for a smaller organization it creates great challenges, rather great threats for them to survive. Now let us come to the next point, that is necessity for change, परिवर्तन की आवश्यकता। एक बिजनेस के क्षेत्र में कहावत है, इवॉल्व और डाई। देखिए यहाँ पे लिखा है इवॉल्व और डाई, अदरवाइज चेंज और डाई। या तो आप अपने आप को परिवर्तन लाइए या फिर यू आर बी रेडी टू डाई। तो यहाँ पर कहता है इन ए रेगुलेटेड एरा ऑफ प्री 1991 द फर्म्स कुड हैव रिलेटिवली स्टेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। जो 1991 के पहले के युग में, एरा में, जो हमारा इन्वायरमेंट था, बिजनेस इन्वायरमेंट था ना, ये नियम कानून लाइसेंसिंग के मकड़ जाल में बंधा हुआ था। तो फर्म्स के लिए पॉलिसी तय करना ज़्यादा आसान था। एक स्थायी, एक स्टेबल पॉलिसी बना लेता था, वही कंटिन्यू होता था। बट आफ्टर 1991 द मार्केट फोर्सेस have become turbulent। लेकिन 1991 के पश्चात क्या हुआ है, जो मार्केट फोर्सेज है, जो बाजार की शक्तियां हैं, ये ज़्यादा उग्र हो गई। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द इंटरप्राइजेज हैव टू कंटिन्यूअसली मॉडिफाई देयर ऑपरेशंस। परिणाम स्वरूप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यूअसली अपने आप को संशोधित करते रहना होगा, संशोधन करते रहना होगा। दैट इज आइदर यू चेंज अदरवाइज डाई। दैट इज द ओनली ऑप्शन फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दिस अप्लाइज नॉट ओनली फॉर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इक्वली एप्लीकेबल फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। सो दिस इज द impact on the business, that is necessity for change. Now let us come to the next point, and that is need for developing human resource. As there are different resources, money, market, machines and raw materials and all these, human is also regarded as human resources. But कौन सा 1991 से पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे कंट्री के ऑर्गेनाइजेशंस अनस्किल्ड लेबर के चलते, पर्सनल के चलते, एम्प्लॉयज के चलते काफ़ी लॉस उठाया। क्योंकि एज वी नो वी आर द कंट्री विद द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा था, अनस्किल्ड लोग ज़्यादा थे, अप्रशिक्षित लोग ज़्यादा थे।
कॉम्पिटेंट लोग कम थे, तो वो ह्यूमन फोर्स फॉर्म नहीं करता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज बनने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रशिक्षित होना चाहिए, हमें क्षमतावान होना होगा, हमें कॉम्पिटेंट होना होगा, हमें ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत ऐसे लोगों की है। तो इंडियन इंटरप्राइजेज हैव सफर्ड फॉर लॉन्ग विद इनएडिक्वेटली ट्रेंड पर्सनल। पहले अप्रशिक्षित कर्मचारियों के चलते हमारे जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैं काफ़ी लॉस सहा है। द न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विद हायर कंपिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट। अब जो नई बाजार परिस्थितियों की मांग जो है वह उच्च क्षमतावान एवं अधिक प्रतिबद्ध लोगों की है। हैंस द नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसलिए हमें मानव संसाधनों की, ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की आवश्यकता है। इसके बाद है द नेक्स्ट पॉइंट इज द मार्केट ओरिएंटेशन। ये मार्केट ओरिएंटेशन क्या है? अर्लियर firms used to produce first and go to the market for sale। पहले जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या करते थे? पहले गुड्स का प्रोडक्शन करते थे, फिर मार्केट में जाकर के सेल करते थे। कस्टमर्स के पास कुछ ज़्यादा चॉइस नहीं होता था, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाओ, क्योंकि उसके पास ज़्यादा चॉइस नहीं था। बट हम कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स दे हैड प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट ऑपरेशंस। पहले जो हुआ करता था वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट कंसेप्ट था, यानी कि प्रोडक्शन करो फिर मार्केट में जाओ फिर सेल करो। बट इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड देयर इज अ शिफ्ट टू मार्केट ओरिएंटेशन। लेकिन अब क्या हुआ है? ये जो तेजी से परिवर्तित विश्व में मार्केट ओरिएंटेशन कंडीशंस की ओर शिफ्ट किया है, बदलाव हुआ है। ये शिफ्ट कर गया है मार्केट ओरिएंटेशन की तरफ। कहां से? जो पहले जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड था वहां से कहां चला गया? मार्केट ओरिएंटेशन की तरफ चला गया है। इन एज मच एज द फर्म्स हैव टू स्टडी एंड एनालाइसिस द मार्केट एंड प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंगली। और इसका मतलब मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? गुड्स को प्रोडक्शन करने के पहले वो मार्केट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है और कस्टमर्स के प्रेफरेंस को, उसके डिमांड्स को, टेस्ट को ध्यान में रखता है। द प्रिवलेंट फैशन इन द मार्केट उसको ध्यान में रखता है और फिर गुड्स का प्रोडक्शन करता है। दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट टू मार्केट ओरिएंटेशन। एंड द लास्ट पॉइंट is the loss of budgetary support to the public sector। That is, जो पहले जो सार्वजनिक क्षेत्र को एक बजटरी सपोर्ट मिलता था, अब उसका कमी कर दिया गया, अब उसका अभाव है। That is the central government's budgetary support for financing the public sector outlays has declined over the years। यानी कि पिछले वर्षों में जो पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के क्षेत्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉसेज हुआ करता था, जो भी कमियां हुआ करती थी फाइनेंशियल, उसको अपने बजट से फुलफिल कर देता था। लेकिन अब क्या हुआ? द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव रियलाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो दे विल हैव टू बी मोर एफिशिएंट एंड जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज फॉर द पर्पस। लेकिन अब जो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को भी यह समझ में आ गया है कि यदि सरवाइव करना है, यदि अस्तित्व में रहना है, आगे विकास करना, आगे बढ़ना है, तो फिर क्या करना होगा? तो उन्हें और अधिक एफिशिएंट होना होगा, कुशल होना होगा। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने संसाधन खुद जुटाने होंगे, क्योंकि एक लिमिट तक गवर्नमेंट भरपाई कर सकता है। बियॉन्ड दैट इवन द गवर्नमेंट is not going to support with budgetary losses. They have to shut down their organizations. So now
This change has also been felt in the sphere of public sector organizations, that they have begun to develop their own resources. They are going to be more and more efficient, and this is due to the new economic policies that is of the government, that is business policy changes. So that's all for today. आप इसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको दोबारा जो एनसीईआरटी बुक में है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और कम से कम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन को कर लेंगे और ये जो पॉइंट्स को डिस्कस किया इसको भी दोबारा देख लेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.